He- Hello everyone. Today we will discuss about the planning and sustainable development. Before we going to start sustainable development, first of all we discuss about the development, that is the common word and we often use it development. So what is development? बेटा डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डेवलपमेंट था कि द चेंज इन सोसाइटी, कि सबसे पहले हमने ये देखा कि जो सोसाइटी में चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड वी कॉल्ड डेवलपमेंट। अगर पॉजिटिव चेंज आता है तो हम उससे डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट का मतलब कि ह्यूमन है उसने अपने सराउंडिंग जो भी मेटल है या फिर जो भी अपने सराउंडिंग इकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उनके थ्रू जो रिसोर्सेज को यूज़ कर ले और उन्हें एडवांस यूज़ कर सके, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। बट इन 1960s जो डेवलपमेंट इज़ आर मल्टी डायमेंशन। 1960s में इसको डेवलपमेंट को एक मल्टी डायमेंशनल सिस्टम बोला गया, मतलब एक कॉन्सेप्ट बोला गया डेवलपमेंट को 1960s में मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बोला। अब मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट मतलब कि पहले ये माना जाता था कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज और जो जितनी भी हमने एडवांस टेक्निक से जितने ज़्यादा और जितने अच्छे रिसोर्सेज को यूज़ कर सके दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। बट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं, डेवलपमेंट का मतलब जीडीपी या जीएनपी में ग्रोथ होना या पर कैपिटा कंजम्पशन में ग्रोथ होना, डेट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। 1960s तक सिर्फ यही माना जाता था कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ, जो नेशनल ग्रोथ है, नेशनल प्रोडक्ट है, जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज़ हो जाना या पर कैपिटा कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज़ हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। बट ये देखा गया कि जो नेशनल इनकम में ग्रोथ हो गई बट वो जो सोसाइटी के कुछ ही लोग थे उनका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, उनके पास इकोनॉमिकली ज़्यादा पैसा आ गया और जो वीकर वन था, जो पुअर थी वो ज़्यादा होते जा रहे थे, यानी पुअर जो सोसाइटी के अंदर जो गैप था वो ज़्यादा हो गया। तो अब डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ यह हो गया कि इक्वल रिसोर्सेज मिले, यानी जो पुअर है वो भी जो पुअर्टी से रिमूव होकर ऊपर उठे, दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी इन डेवलपमेंट। तो पुअर्टीज को रिड्यूस करने के लिए इक्वलिटी, यानी कि 1970s में ये बोला जाने लगा कि डेवलपमेंट का मतलब है इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना, यानी इक्वलिटी यानी ग्रोथ जो है वो इक्वली होना और साथ में लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना। लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होने का पता कैसे चलेगा कि लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है? तो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होने के लिए हमने देखा कि वहाँ पर हेल्थ स्टेटस अच्छा हो, यानी उस कंट्री के लोग हेल्दी हों, एजुकेशन मिले उन्हें, इक्वल राइट मिले उन्हें और साथ में पॉलिटिकल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो सारी उनको अवेलेबल हों। तो लिविंग स्टैंडर्ड 1970s में डेवलपमेंट का मतलब लिविंग स्टैंडर्ड से लगाने लगे कि लिविंग स्टैंडर्ड जिस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है वो कंट्री डेवलप है। अब जब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये देखा जाने लगा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक डेवलपमेंट का मतलब यही था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये देखा जाने लगा कि जो पॉल्यूशन है और जो इंडस्ट्रीज़ का जो इन्वेंशन हुआ और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया वेस्टर्न यूरोप, तो वहाँ पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ लोगों का ध्यान गया और इसी के रिगार्डिंग जो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए, जिनमें से मोस्ट फेमस जो आर्टिकल हुआ 1960s के अंदर वो हुआ पॉपुलेशन बॉम्ब का, जिसके अंदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया, जो कि एंड्रिच ने राइट किया।
और एक दूसरा आर्टिकल आया 1972 के अंदर, दैट इज़ द लिमिट ऑफ ग्रोथ, द लिमिट ऑफ ग्रोथ, जिसके अंदर भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। द लिमिट ऑफ ग्रोथ, ये मिडोज ने राइट किया। तो ये दोनों ही आर्टिकल्स ने लोगों का ध्यान एनवायरमेंट इश्यूज़ की तरफ करा, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्रिएट हो रहे थे एनवायरमेंटल इश्यूज़। अब इन इश्यूज़ से रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज़ वर्ल्ड कमीशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और इसका हेड नॉर्वे के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर वुटनलैंड को बनाया गया। अब वुटनलैंड को इस कमीशन के अंदर वुटनलैंड ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी और उस रिपोर्ट के अंदर जो व्यू रखा, डेट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय ड्यू टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हमारी नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और आने वाली जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी हम सेफ रख सकें और साथ में हमारे एनवायरनमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसे डेवलपमेंट को बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आज मोस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ इसी के बेसिस पर अपना डेवलपमेंट कर रही हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हम वैसे ग्रोथ करेंगे तो आने वाली पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और उनके लिए बचेंगे नहीं, तो वो डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो इसी के बिहाफ पर कि एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए डेवलपमेंट करना, हमारी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद में आता है, एक आपकी बुक के अंदर दे रखा है केस स्टडी, दैट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी जो कैनाल है, केस स्टडी इंदिरा गांधी केस स्टडी है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड। एरिया, ये एक इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया। इट इज़ द वन ऑफ लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया। ये एक सबसे लंबी कैनल है इंडिया के अंदर। बेटा, हम सब लोगों को मालूम है कि जो वेस्टर्न राजस्थान है, अरावली का ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल ड्राई है और यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो भी बहुत कम होती है और ये टोटली डेजर्ट एरिया है। अब कंट्री जब इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद में इस डेजर्ट एरिया को डेजर्टिफिकेशन से दूर करना था, मतलब कि यहाँ पर ग्रीनरी करनी थी, फॉरेस्टेशन करना था और यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की, उसको सॉर्ट आउट करना था। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया इंजीनियर कंवर सेन ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक आइडिया लेकर आए और वो था इंदिरा गांधी जो इंजीनियर थे, कंवर सेन। उन्होंने 1948 के अंदर इंदिरा गांधी कैनल का प्रोजेक्ट उनके दिमाग में आया और इसको 1956 में लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया 31 मार्च को। और
इस जो ये कैनल थी वो करीबन 9056 किलोमीटर लंबी बनानी थी। सॉरी, जो टोटल प्लान एरिया था जिसमें इसको बनाना था 9060 किलोमीटर का बनाना था। अब इस कैनल को ओपन या कहाँ से स्टार्ट करना था कि पानी कहाँ से वेस्टर्न राजस्थान में पहुँचे, तो सतलुज रिवर जो पंजाब में है वहाँ पर हमने एक डैम बना रखा है, भाखड़ा नागल डैम। उस भाखड़ा नागल डैम से इसका ओरिजिन है, यानी इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, इसका ओरिजिन भाखड़ा नागल डैम के हरिके बैरेज से है। हरिके बैरेज से इसका ओरिजिन है और ये वहाँ से निकलकर इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो इसको इनिशियली जो बिल्ड किया गया इस कैनल को, वो 2 फेजेस में या 2 स्टेजेस में बिल्ड किया गया। इसको जो बिल्ड किया गया वो 2 स्टेजेस में बिल्ड किया गया। फर्स्ट स्टेज के अंदर इसको जो बनाया गया वो गंगानगर, मतलब जहाँ तक वाटर सप्लाई करना था गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्थ ऑफ बीकानेर, यहाँ तक इस जो कैनल था उसका वाटर सप्लाई किया गया। सेकंड स्टेज के अंदर इसको बिल्ड करना था पूरा बीकानेर एरिया में। उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, चूरू, जोधपुर एंड नागौर, यहाँ तक वाटर सप्लाई करवाना था। और इससे जो इरिगेशन लैंड करवानी थी, जो इरिगेटेड टोटल कमांड एरिया जहाँ तक इसमें इरिगेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी थी वो था 19.63 लाख हेक्टेयर लैंड। अब इसकी जो टोटल इरिगेटेड एंड कल्टिवेबल लैंड जो था वो 19.16 लाख हेक्टेयर लैंड पर फैसिलिटी प्रोवाइड हुई इरिगेशन की एंड कल्टिवेबल लैंड की, जो जिसकी हेल्प से कल्टीवेशन होना स्टार्ट हुआ 19.16 हेक्टेयर लैंड थी। साथ में इसके ऊपर जो कैनल बनी गई, देखो बेटा ये मेन कैनल है, मान लीजिए हरिके बैराज है, ये कैनल है और यहाँ डैम बना हुआ है और यहाँ से इसका ओरिजिन है। अब ये कैनल इस तरीके से ये इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर इस तरफ की जितनी भी थी ये तो हो गई इसकी राइट साइड, ये तो इसका राइट साइड हो गया और ये इसका हो गया लेफ्ट साइड। अब इसकी जितनी भी राइट साइड में जो कैनल है वो तो इजीली कंस्ट्रक्ट हो गई और यहाँ से इसमें ब्रांचेस निकाल दी गई और यहाँ से आगे जो इंटीरियर एरियाज़ के पार्ट थे वहाँ तक इसका वाटर सप्लाई करना शुरू कर दिया। बट यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो लैंड का जो सरफेस है वो इस कैनल से ऊपर है, तो यहाँ पर जितनी भी कैनल बनी वो लिफ्ट कैनल बनी, यानी पानी को पहले ऊंचाई पर, जैसे यहाँ पर वो एक लिफ्ट कर यहाँ तक पानी पहुँचा देना और फिर यहाँ से पानी को छोड़ना, फिर वापस से यहाँ पर पानी को लिफ्ट करना, फिर छोड़ना। तो इस तरह की जो कैनल होती हैं उनको हम लिफ्ट कैनल बोलते हैं। इस तरह की कैनल्स को क्या बोलते हैं? लिफ्ट कैनल। तो जो इंदिरा गांधी कैनल है, जो मेन कैनल है, उसके लेफ़्ट साइड की जितनी भी कैनल्स हैं वो लिफ्ट कैनल्स हैं। अब जो इंदिरा गांधी कैनल है उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़े।
तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़े उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, कि इसके पॉजिटिव इसके जो इफ़ेक्ट पड़े वो कौन कौन से थे। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग जो वाटर ईजीली अवेलेबल हुआ। सेकंड, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड का एरिया बढ़ गया, एग्रीकल्चर लैंड का एरिया बढ़ा। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रोन करने लग गए। वाटर इंटेंसिव क्रॉप, पहले यहाँ पर जो ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रोन होती थी ज्वार और बाजरा, उसकी जगह अब कौन सी क्रॉप कल्टीवेशन होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, उसकी जगह उन्होंने ग्राउंडनट, जो वाटर जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ऐसी क्रॉप, वीट, ये क्रॉप कल्टीवेशन, एंड राइस, ये क्रॉप यहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। साथ में यहाँ पर जो एनिमल्स थे एफॉरेस्टेशन हुआ, एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ावा मिला इसके साथ, और जो पॉस्चर लैंड्स थी उनके भी वो भी इंक्रीज़ हुआ, यानी पैस्चर लैंड्स भी डेवलप हुई, पैस्चर लैंड डेवलप हुई, एंड अफॉरेस्टेशन हुआ, पॉस्चर लैंड डेवलप हुई, ग्रेजिंग ग्राउंड्स डेवलप हुए, और रिड्यूसिंग जो सैंड ड्यून्स थे वो स्टेबलाइजेशन हुआ, और रिड्यूसिंग ऑफ द जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विंड इरोजन होता था वो रिड्यूस हुआ, यानी रिड्यूसिंग ऑफ विंड इरोजन से सैंड ड्यून्स शिफ्ट होते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो जो सैंड ड्यून्स थे वो स्टेबलाइजेशन हुए। तो ये सारे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स थे जो कि कैनल से, जो इंदिरा गांधी कैनल से हुए। अब आते हैं हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स के, कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या पड़े। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कैनल को बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, जैसे ये कैनल है और इसमें वाटर जा रहा है, ये वाटर है। अब जो इसके पास का जो लैंड है, ये पूरा जो इसका लैंड का एरिया है और इसके सराउंडिंग ये लैंड का एरिया है, इस लैंड के अंदर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई, यानी कि इसके अंदर हमेशा इस नमी की वजह से यहाँ पर हमेशा, या फिर यहाँ पर लीकेज, इसकी वजह से यहाँ पर पानी भरा रहता है, और पानी भरा रहने की वजह से ये वाला जो लैंड का एरिया है ये सारा का सारा क्या हो गया है, ये सारा का सारा वाटर लॉगिंग और लैंड डिग्रेडेशन, वाटर लॉगिंग होने की वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर, सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा पानी भरा रहने की वजह से ये जो सॉइल है इसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहने की वजह से ये जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम, एक तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई है, और दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जैसे हम नहीं कहते वाटर लॉगिंग का मतलब मोस्ट ऑफ जैसे कीचड़ हो जाना, जहाँ पर पानी पानी भरा रहता है तो वहाँ पर लैंड यूज़ नहीं हो पाती किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ है कि ज़्यादा कल्टीवेशन, ज़्यादा वाटर की फैसिलिटी या इरिगेशन की वजह से वहाँ पर सलाइनिटी हुई है, सॉइल सलाइनिटी बढ़ गई है, और सॉइल सलाइनिटी की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। जब ज़्यादा पानी देते हैं तो पानी, मिट्टी के अंदर जो नमक का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। तो ये दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे इम्पॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल की वजह से हमने देखने को मिले। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ इतना ही है इंदिरा गांधी, और इसी के साथ ये चैप्टर के मोस्ट ऑफ पॉइंट्स कवर होकर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।